मॉर्निंग। आज अपना जो मुख्य प्रकरण है वो है मूल अधिकार। अपन इस पाठ में पहले पढ़ चुके कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकारों का संविधान में रखने का मूल उद्देश्य क्या था और मूल अधिकारों का क्या महत्व है। इसके बाद में इस पाठ में आया अपने कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त। इनमें जो 6 मूल अधिकार हैं, अपन ने देखा था कि कितने मूल अधिकार हैं नागरिकों को, 6 में से 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया। ये अपन पढ़ चुके, केवल उसको एक कानूनी अधिकार ही छोड़ा गया। अब मूल अधिकारों में पहला जो मूल अधिकार था समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे संविधान में वर्णित था, वो अपन पढ़ चुके। कल अपन उसको पढ़ चुके। उसके आगे आज अपना कौन सा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारतीय नागरिक का दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं। इसमें व्यक्ति की जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, आजीविका कमाने की, व्यापार करने की, भ्रमण करने की, संघ बनाने की, ये जो सब स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। संविधान का जो 19वां अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। 19वां अनुच्छेद है, उसके अंदर मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई। इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताओं को कैसे व्यक्त किया गया है। पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत का कोई भी नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बशर्ते कि वो सुनियोजित तरीके से व्यक्त किए गए हों, राष्ट्र को खंडित करने वाले विचार नहीं हो, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले विचार नहीं हो, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। यानी विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकार दर्ज किए गए हैं, उनमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद है 19 में 19(1) इसमें ये व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है वो अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब इसके लिए महत्वपूर्ण है
प्रेस जनमानस के विचारों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। तो जब विशेष परिस्थिति में हो तब तक देश को हमारा संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी वो अपने विचार और अभिव्यक्ति कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है, बशर्ते कि वो राष्ट्र विरोधी न हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ना। यदि कोई व्यक्ति जिससे राष्ट्र को हानि होती हो या किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो जो राष्ट्र हित में नहीं हो, ऐसे विचार अभिव्यक्त करता है, तो सरकार ऐसे विचारों पर नियंत्रण भी लगा सकती है, उनको कंट्रोल भी कर सकती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, व्यक्ति के हित में है, ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। इसका उपभोग प्रत्येक नागरिक कर सकता है। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र यानी अस्त्र और शस्त्र, इनके बिना, अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, इनके बिना भारत में कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण, हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। हमारा संविधान हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो, उसमें सम्मेलन करने के लिए सरकार से अनुमति लेकर सम्मेलन कर सकता है। यदि शांतिपूर्ण सम्मेलन है तो बिना अनुमति के भी, विशेष परिस्थिति ना हो तो बिना अनुमति के भी वो आयोजित कर सकता है। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार क्या है? पहला, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी भारत के अंदर किसी भी राज्य का निवासी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इस बारे में उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरा, भारत के किसी भी कोने में, यानी भारत एक संघ है, इसके किसी भी राज्य में अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है, जो राष्ट्र की हित के प्रतिकूल नहीं हो या सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल नहीं हो। तो ये हमें अनुच्छेद 19(1) अनुमति देता है। तीसरा, संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक संघ का निर्माण कर सकता है, विभिन्न व्यक्तियों का समुदाय का निर्माण कर सकता है। ये हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। यानी भारत के अंदर भारत का कोई भी नागरिक संघ का निर्माण कर सकता है, समुदाय का निर्माण कर सकता है। ये हमें
अनुच्छेद 19(1) गैर हमारा संविधान प्रदान करता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति संघ या समुदाय बना सकता है, वो सोसाइटी बना सकता है, पर वो होनी चाहिए राज्य हित में, जन कल्याण के लिए और जनहित। यदि ऐसा कार्य वो सोसाइटी नहीं करती है, इनके प्रतिकूल करती है, तो राज्य उसके ऊपर बैन लगा सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। चौथी जो स्वतंत्रता है हमें, वो है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। यानी भारत का नागरिक भारत की सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर बिना टोके भ्रमण कर सकता है, जब तक कि कोई ऐसा स्थान जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वहां जाने से व्यक्ति को केवल रोका जा सकता है। जैसे राजस्थान का कोई भी निवासी है, वो नागालैंड में घूम सकता है, उसे स्वतंत्रता है, यानी वो नागालैंड में भी जा सकता है, गोवा में भी जा सकता है, केरल में भी जा सकता है, तो उसे स्वतंत्र आने जाने की सुविधा है, जा सकता है। ये राष्ट्र के किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य में जा सकता है। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) है प्रदान करता है, यानी सर्वत्र देश के सीमाओं के भीतर सर्वत्र आने जाने की सुविधा है। ये हमें हमारा संविधान 19(1) है, ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें कोई भी व्यक्ति निर्बाध रूप से पूरे देश के अंदर भ्रमण कर सकता है। पांचवी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अधिकार में निवास की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19(1) है। भारत का नागरिक किसी भी राज्य के अंदर निवास कर सकता है, अपना निवास स्थान बना सकता है, संपत्ति क्रय कर सकता है, भूमि क्रय कर सकता है। पहले जम्मू और कश्मीर ऐसा राज्य था जिसमें अन्य कोई व्यक्ति स्थायी संपत्ति वहां राज्य के बाहर का निवासी नहीं खरीद सकता था, परंतु धारा 370 और 35(a) हटने के बाद पूरे देश के भारत के किसी भी कोने में व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है, भूमि क्रय कर सकता है और वहां अपना निवास स्थान बना सकता है। यानी भारत के किसी भी कोने में किसी भी राज्य में व्यक्ति अपना निवास स्थान बना सकता है, रह सकता है, ये उसे स्वतंत्रता है। और निवास की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19(1) है। निवास की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19(1) है प्रदान करता है कि भारत का नागरिक चाहे वो राजस्थान का निवासी है, वो कर्नाटक भी अपना निवास बना सकता है, वहां पर वो भूमि क्रय कर सकता है,
स्थायी संपत्ति क्रय कर सकता है। इस तरह से भारत के नागरिक को हमारे संविधान में 19(1) के अनुसार भारत की सीमाओं के भीतर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। फिर वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति मीन्स व्यवसाय, यानी हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी आजीविका या व्यवसाय कर सकता है, बशर्ते वो हमारे संविधान में दिए हुए कानूनों के अंतर्गत आता हो। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो नशीली दवाएं, नशीले पदार्थ बेचूंगा, उसे वो कानून विरुद्ध है, वो व्यवसाय वो नहीं कर सकता। जो विधि सम्मत व्यवसाय वो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। भारत का नागरिक जो विधि सम्मत कार्य है वो पूरे भारत के अंदर करने में के लिए स्वतंत्र है। एक व्यापार की स्वतंत्रता। भारत का व्यक्ति जैसे राजस्थान का है वो जम्मू कश्मीर से व्यापार कर सकता है, नागालैंड से कर सकता है, मणिपुर से कर सकता है। भारत का व्यक्ति कोई भी वृत्ति यानी व्यवसाय और व्यापार कर सकता है। ये हमें हमारा संविधान स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसका वर्णन कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के भाग 3 के अंदर 19 अनुच्छेद 19(1)(6) में ये वर्णित है कि भारत का निवासी कोई भी व्यवसाय कर सकता है और कोई भी व्यापार कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है और ये हमारे संविधान में 19(1)(6) अनुच्छेद के तहत वर्णित है। अब इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 इनके द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अनुच्छेद 20, 21 और 22 ये क्या है? व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताएं। व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताएं है कि अपराध के समय जब किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसके समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध की, सती प्रथा थी भारत में, पहले सती प्रथा थी। राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर वैधानिक या कानूनन रोक लगाई गई और ऐसा करने वालों को दंड का प्रावधान किया। तो जब तक ये इसी तरह से हमारे संविधान के अंदर जो कानून है उसके बनने से पहले यदि उस तरह का अपराध किसी व्यक्ति ने किया, उसमें कानून ही नहीं था कि वो अपराध की श्रेणी में आता हो तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। पर अपराध के समय उसने अपराध किया
और उस समय वो कानून का उल्लंघन माना जाए तो उसे दंडित किया जा सकता है। पर अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन उस व्यक्ति ने नहीं किया तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यह हमारा संविधान हमें बताता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और उस समय किसी कानून का उल्लंघन न हुआ हो, यानी कानून उसे अपराध नहीं माने तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए उसे एक बार दंड, जैसे एक व्यक्ति ने किसी की चोरी के कानून के तहत उसे मान लो 1 वर्ष की सजा, न्यायालय ने कितनी सजा दी उसे 1 वर्ष की सजा, उसने वो सजा भुगत ली, उस सजा को उसने प्राप्त कर लिया, पर 1 वर्ष की सजा उसने पूरी कर ली और जब वो सजा से मुक्त होता है तो उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए उन्हें सजा नहीं दी जा सकती कि क्यों जी उसने जो अपराध किया था उसकी सजा, उसका दंड वो भुगत चुका, तो एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे उसने चोरी कर ली, एक बार उसको 1 साल की सजा दी, वापिस सजा होने के बाद में वो सजा मुक्त हुआ तो उसे वापिस उसी अपराध के लिए उन्हें 1 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती, वो उससे मुक्त हो जाता। तो एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का ऊंट चोरी कर लिया, ऊंट को रेगिस्तान में जहाज करते, ऊंट चोरी के दंड में भारत के संविधान में मान लो 2 वर्ष की सजा निर्धारित। ऊंट चोरी करने के अपराध के फलस्वरूप कितने वर्ष की सजा निर्धारित है? 2 वर्ष। तो उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने ऊंट की चोरी की तो उसे 2 वर्ष से ज्यादा सजा, कानून में ऊंट की चोरी के लिए यदि प्रावधान 2 वर्ष की सजा है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, उसे अधिकतम 2 ही साल की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त उसे अधिक सजा नहीं दी जा सकती, 2 से ज्यादा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो तय हमारे संविधान में वर्णित कि ऊंट की चोरी करने में कितने साल की सजा है? 2। तो 2 से अधिक उसे सजा नहीं